हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखने वाले हैं आज हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर है। ये पूछा गया था आपके 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। इसमें अगेन हम लोग क्या सिर्फ मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ उसी को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स थे यूनिट वाइज, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से कवर कर लिया, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको फिर से नहीं करूंगा। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के या लीनियर अलजेब्रा के जो हमने कर चुके हैं वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसको छोड़ के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एटीसी का 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इन कंप्यूटेशन द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, आपको f ऑफ x इक्वल टू दिया था abc आर कांस्टेंट, इट इज गिवन दैट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। वो क्या बोल रहा है कि आपको जो फंक्शन दिया f ऑफ x वो आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपका फंक्शन स्टूडेंट डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो फंक्शन वो बोल रहा है वो क्या डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। और एक और आपको कंडीशन गिवन थी f डैश ऑफ 0 इक्वल टू आपको दिया f डैश ऑफ 2, देन वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे आपको b की वैल्यू फाइंड करने बोला है और आपको चार ऑप्शंस दिए थे। चलिए देखते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि आपका f ऑफ x जो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 एंड f डैश ऑफ 0 इक्वल टू क्या दिया आपको f डैश ऑफ 2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है कि आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है एट x इक्वल टू 1। तो देखिए हमें पता है कि आपका कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या रहेगा राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या बोल रहा है, वो इक्वल रहेगा किसके, आपके राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या है x की वैल्यू जो रहेंगी 1 से बड़ी रहेंगी, तो उसके लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या दी है आपको b माइनस सी एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे x की जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा b माइनस ऑफ c। यहाँ से हो जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा b माइनस सी। a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा b माइनस सी, इसको हम दे देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये तो आपका क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके लिए। अब इसने क्या बोला कि आपका फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशियल अगर आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल रहेगा किसके, आपके राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 1 का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2ax 2ax प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर क्या जाएगा 2x तो हो जाएगा माइनस 2cx, माइनस 2cx। अब ये जो आपका जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 2a प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2c। अब 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2c, 2 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ c। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, a प्लस 1 इक्वल टू दिख रहा है b माइनस सी, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो रहा है a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस सी। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा वहां से आपको b माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा क्या माइनस सी। आपका c और c कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएंगी स्टूडेंट यहाँ से 0। तो देखिए आपको b की वैल्यू फाइंड करने बोला था और यहाँ से हमने क्या किया b की वैल्यू फाइंड कर ली और b की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर आपको a और c की वैल्यू फाइंड करने बोलता था तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता था, ये जो सेकंड कंडीशन दी थी, यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन यूज नहीं की। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है f डैश ऑफ 0 इक्वल टू क्या बोल रहा है f डैश ऑफ 2, तो उसके लिए आपको सेकंड कंडीशन से उसको सॉल्व करना पड़ता था। ठीक है,
अगर आपको ए और सी की वैल्यू फाइंड करने बोलता था। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू स्टूडेंट 0 आ रही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x टू द पावर x एग्जिस्ट व्हेन x इक्वल टू, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने बोला है आपको, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x टू द पावर x एग्जिस्ट व्हेन x इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करना था। चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको ये जो फंक्शन दिया था उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, y ले लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर x। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये log y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। अब हमें log की प्रॉपर्टी पता है, log ऑफ m टू द पावर n क्या होता है, n log ऑफ m, तो ये हो जाएगा log y x log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब आप log y का डेरिवेटिव करोगे तो देखिए हमें यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमें जो डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट वो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और y जो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx। log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अब x log x का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप लोगों को सभी को पता है किस तरीके से लगाते हैं, एक को लेना फर्स्ट टर्म, आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, एक को लेंगे हम फर्स्ट टर्म और एक को हम लेंगे सेकंड टर्म। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब x को एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव कर दो सेकंड टर्म का, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज लिख दो, मतलब log x को आपको एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। अगर आप y को राइट साइड में भेजोगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, और इसको हम इक्वेट करेंगे इससे, इक्वेट करेंगे 0 से, लेकिन पहले हम यहाँ पे y की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, x टू द पावर x, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से, क्योंकि आपको क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x टू द पावर x एग्जिस्ट व्हेन x इक्वल टू। तो देखिए x टू द पावर x को आप राइट साइड भेजोगे वो तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x इक्वल टू क्या जाएगा 0, तो log x इक्वल टू क्या जाएगा -1, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी स्टूडेंट e टू द पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर निकालना था, आपका करेक्ट आंसर था x इक्वल टू e टू द पावर -1। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको CF और PI फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर 3x, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो इक्वेशन दी, चलो उसको हम लिख लेते हैं पहले, उसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, d बाई dx इक्वल टू d पुट करते हैं, d बाई dx की जगह d पुट करोगे तो क्या जाएगा d स्क्वायर y माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर 3x, ठीक है। अब सबसे पहले आपको CF निकालना है तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है उसकी जरूरत पड़ती है, वहां पे हम क्या करेंगे d की जगह पुट कर देंगे m, d की जगह पुट कर देंगे m, तो यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेंगी, वो मिलेंगे आपको m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सभी तरह से y भी कॉमन लिया और उसको इक्वल टू के वहां भेजोगे तो 0 हो जाएगा y, तो क्या किया m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इजीली m की दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे m के रूट्स आ जाएंगे स्टूडेंट 1 और 2, ठीक है। अब आपके जो m के रूट्स आए ये रियल है और डिफरेंट है, तो जब आपके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं तो उस केस में बताया था आपको CF कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपका CF क्या होता है स्टूडेंट,
सी एफ इक्वल टू होता है C1 e to the power m1x प्लस C2 e to the power m2x। ठीक है, m1 मतलब आपकी वैल्यू है 1 और m2 मतलब आपकी वैल्यू कहेंगी 2, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 e to the power x प्लस C2 e to the power 2x। ठीक है, ये आपका CF आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो PI इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ x, y, मतलब क्या है e टू द पावर 3x। ठीक है, अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x के सामने जो लिखा हुआ है उसको आपको d की वैल्यू पुट करना पड़ता है। x के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो इसलिए आप d इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे सिंपली आपको पुट करना है d इक्वल टू क्या 3, तो क्या हो जाएंगे pi इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, माइनस अगेन 9 आ जाएगा प्लस 2 e टू द पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस 9 तो 0 हो गया, तो पी आई कितना जाएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर 3x। पी आई क्या जाएगा आपका स्टूडेंट ऐसे 1 अपॉन 2 ई टू द पावर 3x। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब आपको y की वैल्यू फाइंड करना था, तो y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI। तो देखिए हमारा CF कितना है C1 e टू द पावर x। तो देखिए कई क्वेश्चन में आपको C1 e टू द पावर x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको देखो a e टू द पावर x दिख रहा है। हमने यहाँ पे कांस्टेंट C1 लिए थे, आपको ऑप्शंस में जो कांस्टेंट दिया उसने a b दिया हुआ है। हाँ, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, या तो कांस्टेंट आप C1 C2 लो या तो कांस्टेंट आप a b लो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे अगर आप C1 की जगह a लिख देते हो तो जाएगा a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर 2x प्लस पी आई क्या आ गया हमारा 1/2 e टू द पावर 3x। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 1, दैट इज y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर 2x प्लस 1/2 e टू द पावर 3x। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del square z by del y square equal to sin xy is। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना था, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका आपको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इसको आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल y इक्वल टू, जब आप साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है माइनस कॉस, तो जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन में क्या जाएगा स्टूडेंट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपको ऑप्शंस में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया आपका डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू हो गया माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। एक बार समझाया तो जिन बच्चों को नहीं समझाऊंगा, साइन का इंटीग्रेशन किए, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो हमें साइन वाई का इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस वाई। लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स वाई दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई जो टर्म है इस टर्म को कंसीडर कर लेंगे क्या वाई। तो देखिए हो गया साइन वाई, साइन वाई का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया माइनस कॉस वाई, तो माइनस कॉस और वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जिसको आपने y कंसीडर किए थे उसका आपको डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे x, इसलिए क्या है वो माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स, और प्लस जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या ऐड किए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू, अब देखिए माइनस साइन तो एज इट इज रहेंगी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब देखिए नीचे में यहाँ पे x है, लेकिन जब आप साइन एक्स वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फिर से अपॉन में नीचे में क्या जाएगा x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, f ऑफ x है तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा y f ऑफ x, और जब हम फिर से इंटीग्रेशन किए तो आपको फिर से कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो आपको कांस्टेंट आएगा g ऑफ x। तो आपका आंसर आएगा z इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई
प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिखा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन में आपको गलती से मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, z इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी स्टूडेंट आपका पार्शियल डिफरेंशियल का है, लैग्रेंजेस फॉर्म। हमने एक लैग्रेंजेस फॉर्म देखे थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी नो दैट लैग्रेंजेस फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, लैग्रेंजेस फॉर्म होता है P of P plus Q of Q equal to R। P of P plus Q of Q equal to R। इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, dx upon P होता है, dx upon P equal to dy upon Q equal to dz upon R। ठीक है, अब आपको जो इक्वेशन दी है उसको अगर आप कंपेयर करोगे लैग्रेंजेस फॉर्म से, तो यहाँ पे देखिए P की जगह आपको क्या दिया है, रूट एक्स दिया हुआ है, Q की जगह आपको क्या दिया हुआ है, रूट वाई दिया हुआ है, और R की जगह क्या दिया आपको, रूट z दिया हुआ है। तो आपको सिंपली वो वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू dy अपॉन रूट वाई इक्वल टू dz अपॉन रूट z। ठीक है, अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब मेथड ऑफ ग्रुपिंग में आपको ऐसे दो टर्म का ग्रुप बनाना है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो dx के नीचे अपन आपको x दिख रहा है और dy के नीचे भी आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, dy अपॉन रूट वाई। अब देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, वो हो जाएगा x टू द पावर 1/2, उसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टू द पावर -1/2 dy। अब यहाँ पे हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। यहाँ पे राइट साइड में आपका इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा, y टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ले लो यहाँ पे a, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, a b c d जो आपको लेना ले सकते हैं। अब 1/2 तो आपको कैंसिल हो जाएगा है ना। अब आप बोलोगे सर 1/2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू 1/2 करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही है, उसको आप अगेन कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x टू द पावर 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, y टू द पावर 1/2 प्लस a। अब अगर आप y टू द पावर 1/2 को लेफ्ट साइड लेके आओगे और x टू द पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, रूट x, तो जाएगा रूट x माइनस रूट वाई इक्वल टू a। और ये जो सोल्यूशन रहता है ये किसका सोल्यूशन रहता है, ये वैल्यू रहती है स्टूडेंट आपकी u की। तो हम क्या लिखेंगे, u इक्वल टू क्या रहेगा, रूट x माइनस रूट वाई। ठीक है, अब सिमिलरली आपको v फाइंड करना है। v फाइंड करना है तो आपको दूसरे दो टर्म लेना पड़ेगा, या तो आप dy अपॉन रूट वाई इक्वल टू dz अपॉन रूट z ले लो, या तो आप dx अपॉन रूट x इक्वल टू dz अपॉन रूट z ले लो। आप किसी भी दो का ग्रुप बना सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो x और z के टर्म में दिया है, इसलिए यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाएंगे किसका बनाएंगे, dx अपॉन रूट x इक्वल टू क्या जाएगा, dz अपॉन रूट z। तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे हमने इसके पहले सिंप्लीफाई किया उसी तरीके से आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो वहां से आपकी v की वैल्यू मिल जाएगी। v इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, v इक्वल टू आपका रूट एक्स माइनस ऑफ रूट z। और इसका सोल्यूशन निकालना तो क्या हो जाएगा, वो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f ऑफ p। u की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू f ऑफ v की वैल्यू क्या है हमारी, रूट एक्स माइनस रूट z। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5
इन द ग्रुप ऑफ Z25 Z5 is। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। स्टूडेंट्स ऑर्डर ए कॉमा बी इक्वल टू दिया है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 5, और वो किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए कॉमा ऑर्डर बी। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना दिया आपको 5, और वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए कॉमा ऑर्डर बी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपका जो ऑर्डर ए रहेगा वो 5 रहेगा और ऑर्डर बी क्या रहेगा 1 रहेगा, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। सेकंड केस क्या आ सकता है इसमें, या तो आपका ऑर्डर ए जो रहेगा वो 5 रहेगा और ऑर्डर बी भी कितना रहेगा आपका 5 रहेगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, ऑर्डर ए आपका 1 रहेगा और ऑर्डर बी कितना रहेगा आपका 5 रहेगा। ये केसेस आ सकते हैं आपके एलसीएम में। देखिए एलसीएम ऑफ, अगर यहाँ पे लेते हैं हम ऑर्डर ए 5 है ऑर्डर बी 1 है, तो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना है आपका 5। सिमिलरली ऑर्डर ए 5 है ऑर्डर बी 5 है, तो उसका भी एलसीएम आपका 5 आ जाएगा, और सिमिलरली 1 5 के लिए भी वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए फॉर ऑर्डर 5 के लिए कितने केसेस है, 3 केसेस है। पहला क्या, ऑर्डर ए इक्वल टू 5 रह सकता है, ऑर्डर बी 1 रह सकता है। सेकंड केस में क्या, ऑर्डर ए भी 5 रह सकता है, ऑर्डर बी भी 5 रह सकता है। और थर्ड केस क्या बन रहा है आपका, ऑर्डर ए 1 रहेगा और ऑर्डर बी कितना रहेगा आपका 5 रहेगा। तो इसमें पहला केस देखते हैं हम कि अगर आपको ऑर्डर ए इक्वल टू हम 5 लेते हैं और ऑर्डर बी भी 5 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब ऑर्डर ए आपका 5 है और ऑर्डर बी भी 5 है, तो हियर वी हैव 4 चॉइसेस। यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेस है फॉर ऑर्डर ए के लिए। 4 चॉइसेस फॉर ऑर्डर ए, एंड सिमिलरली हमारे पास 4 चॉइसेस है फॉर ऑर्डर बी के लिए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट 16 एलिमेंट्स। टोटल आपके 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे फॉर ऑर्डर 5। तो ये फर्स्ट केस में आपको कितने एलिमेंट्स आ गए, टोटल 16। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। जब आपका ऑर्डर ए अगर 5 है और ऑर्डर बी आपका 1 है, तो इस केस में देखिए आपका जो ए रहेगा, ऑर्डर ए रहेगा, उसके लिए अगेन कितने चॉइसेस है आपके पास, 4 चॉइसेस है। देयर आर 4 चॉइसेस इन ऑर्डर ए एंड 1 चॉइस फॉर ऑर्डर बी। यहाँ पे आपके पास 4 चॉइसेस है फॉर ए के लिए एंड 1 चॉइस है किसके लिए, आपके बी के लिए। तो यहाँ से अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे, सो इट विल गिव्स 4 मोर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या आपका ऑर्डर ए 1 है, ऑर्डर बी आपका 5 है। तो ऑर्डर ए 1 है, तो यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस है एक लिए, 1 चॉइस है एक लिए एंड 4 चॉइस फॉर बी। So again we have 4 more elements of order 5. ठीक है, और तीनों केसेस के आप जो एलिमेंट्स थे सबको ऐड कर लीजिए, तो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 24 आ जाएगा, 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x plus ky plus z equal to k and x plus y plus kz equal to k cube does not have a solution if k is equal to। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन से हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी फॉर्म करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आएगा आपका k11, देन आ जाएगा 1k1 और लास्ट आपका आ जाएगा 11k। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है, आपके राइट साइड में जो वैल्यूज दिए वो आपकी बी रहेंगी। तो क्या देगा 1 k एंड k क्यूब। अभी क्या बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू। आपको k की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिससे आपके सिस्टम का सॉल्यूशन आपको ना मिले। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, और डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की अगर आपको याद होगा,
जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे थे, वहां पर हमने देखे थे कि नो सॉल्यूशन कंडीशन किस केस में बैठती है, जब आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी वो आपके नॉट इक्वल रहेगा किसके, रैंक ऑफ ए के। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लिखो, या कुछ स्टूडेंट इसको रैंक ऑफ सी भी लिख सकते हैं, है ना। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ए ऑगमेंटेड बी। तो देखिए अगर आपको नो सॉल्यूशन कंडीशन चाहिए तो नो सॉल्यूशन कब रहता है आपका, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल रहेगा किसके, रैंक ऑफ ए के। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे अगर हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाते हैं स्टूडेंट, अगर ए ऑगमेंटेड बी तो क्या बन जाएगा, वो K11 1K1 एंड 1K ऑगमेंटेड बी, बी क्या है आपका 1K K। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम थर्ड रो को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो थर्ड रो को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1 प्लस R2। R3 को हम चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, R3 प्लस R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएंगे आपकी थर्ड रो, ये ऑगमेंटेड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू रोज तो आपके एज इट इज रहेंगी, सिर्फ थर्ड रो चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका K+2, यहाँ पे भी आ जाएगा K+2, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका K+2, और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट KQ प्लस K+1। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये जो K+2 अगर आपको रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल करना है किसके, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, या रैंक ऑफ सी के बोल देते हैं डायरेक्टली। रैंक ऑफ ए को आपको क्या करना है, नॉट इक्वल करना है किसके, रैंक ऑफ सी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, K+2 जो लिखा हुआ है उसको आपको बनाना पड़ेगा 0, है ना। अगर आपका ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस केस में रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए मतलब इतना रहेगा आपका। अगर आपको रैंक ऑफ ए चाहिए तो रैंक ऑफ आपका ए मैट्रिक्स चाहिए ना। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक निकालना है तो अगर लास्ट रो अगर 0 हो जाती है स्टूडेंट, तो उस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो उस केस में यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, फर्स्ट रो सेकंड रो, थर्ड रो तो कंप्लीटली आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, है ना। और अगर आपको रैंक ऑफ सी चाहिए, रैंक ऑफ सी मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो वो तो आपका क्या रहेगा, K³ प्लस K+1 है, उसको तो हम 0 पुट नहीं कर रहे, तो वो आपका एज इट इज रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किए, K+2 इक्वल टू क्या ले लिए, 0, क्योंकि जब K+2 इक्वल टू 0 आएगा उसी केस में आपका रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा और रैंक ऑफ सी कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो उसी केस में हम बोल सकते हैं कि सिस्टम है डज नॉट सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K+2 इक्वल टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट, 0, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, -2, क्योंकि k इक्वल टू -2 के लिए आपका जो सिस्टम है उसका कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था वो सिंगुलर है क्या, सॉरी इज सिंगुलर। आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिससे आपका ये जो मैट्रिक्स रहेगा वो क्या हो जाए, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। और कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है स्टूडेंट, जब उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे और वो इक्वल टू क्या आता है, अगर 0, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते और वो इक्वल टू 0 आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो आप पुट करोगे तो आपका मैट्रिक्स क्या रहेगा, उससे सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग को आता है, एकदम सिंपल है डिटर्मिनेंट निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका x प्लस लैम्बडा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिलीट कर देंगे, जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे ये एक्स प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस लैम्बडा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट लेंगे, सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा आपका माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो क्या आएंगे आपका इंटू में आ जाएगा x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस लैम्बडा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस लैम्बडा और इक्वल टू क्या करना है आपको 0। अब इसको आप ओपन करोगे मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो यहाँ से आपको मिलेगा स्टूडेंट लास्ट में लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा प्लस 3x इक्वल टू 0। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है एक एक ब्रैकेट को और इसको ओपन करते जाना है, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा प्लस 3x इक्वल टू 0। तो लैम्बडा प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ लैम्बडा बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका x की वैल्यू फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपके लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम देख चुके ऑलरेडी, देखते हैं इसका रैंक किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको रैंक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को बनाना है 0 बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 को इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंजिंग R1 बाय R2, तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज मैट्रिक्स ए है तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1 then 3 1 0 2 and last one is 1 1 minus 2 and 0। अब देखिए हमें क्या करना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को क्या बनाना है स्टूडेंट्स, 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है ना, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को, फोर्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 minus 3R1, similarly R4 changes to R4 minus R1। तो क्या हो जाएगा जब इसको रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट टू रोज तो एज इट इज रहेंगे स्टूडेंट, R3 को हम चेंज करेंगे R3 minus 3R1 से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 0 आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा आपका 1 minus 3 एंड minus 1, क्योंकि यहाँ पे देखो R3 की जगह R3 जगह क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ R3 जगह हम 1 पुट करेंगे माइनस 3R1, R1 कितना है 0, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या 0 माइनस 3R1, R1 कितना है 1 है, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ से जाएगा माइनस 3। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट निकालें। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, R4 को चेंज करेंगे, तो R4 आ जाएगा आपका 0 1 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अगेन यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 minus R2 and similarly R4 changes to R4 minus R2। तो A इक्वल टू हो जाएगा 1 0 1 1। हम सिर्फ थर्ड रो और फोर्थ रो को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए R3 माइनस R2 अगर आप करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं आपके 0 हो रहे हैं थर्ड रो के, और सिमिलरली थर्ड रो फोर्थ रो सेम ही आपकी, तो ये भी एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं आपके 0। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए कितना जाएगा आपका 2, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना जाएगा आपका 2, क्योंकि रैंक क्या होता है स्टूडेंट, अभी आपको होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है, फर्स्ट टू रोज जो है वो आपकी नॉन जीरो है। अगर आप स्टूडेंट ये जो ए मैट्रिक्स है अगर आप यहाँ तक भी किए हो, इसके बाद भी आप डायरेक्ट बता सकते थे रैंक कितना है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपकी 3 रोज जो है सेम दिख रही है, सेकेंड रो थर्ड रो एंड लास्ट रो आपकी क्या दिख रही है आपको सेम दिख रही है,
जब इस टाइप से 3 रो अगर आपकी सेम आ गई, इसका मतलब लास्ट 2 रोज जो रहेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे रैंक निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट आपको, x, y, z और w की वैल्यू दी थी और आपको बताना था इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस जेड इक्वल टू डब्ल्यू, और उसी में एक और कंडीशन गिवन है आपको, y प्लस जेड इक्वल टू डब्ल्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे x, z और w की वैल्यूज पुट करके देखना है इक्वल आ रहे हैं क्या। x की वैल्यू आपको दी है 3 2 माइनस 1, z की वैल्यू दी है आपको 4 0 माइनस 3, और स्टूडेंट w की वैल्यू आपको दी थी 10 4 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इसको प्लस करो किससे, 4 से, तो 6 प्लस 4 कितना जाएगा, 10। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को करेंगे तो 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, और सिमिलरली लास्ट एलिमेंट को करोगे तो -2 -3 -5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 4 -5। अब यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। तो पहला तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट ऑप्शन का, y प्लस जेड इक्वल टू दिया w। तो y की वैल्यू क्या दी थी आपको 2 4 1, z की वैल्यू दी आपको 4 0 -3, और w की वैल्यू दी थी आपको 10 4 -5। अगेन चेक कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए दोनों को लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 6 4 -2, विच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, 10 4 -5। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, है ना, वो नॉट इक्वल आ रहा है आपके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से आपको क्या करना था, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक करना था। सेकंड चेक कर ले तो आपको दिख रहा है सेकंड तो आपका करेक्ट आंसर है, तो इस केस में आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते उसको भी, क्या दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू जेड और y प्लस 2z इक्वल टू डब्ल्यू। वैल्यूज पुट कर देंगे x y z की, y की वैल्यू आ जाएंगी 2 4 1 और z की वैल्यू आ जाएंगी स्टूडेंट 4 0 -3। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो क्या होगा, 6 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज 0, नेक्स्ट आ जाएगा -2 -1 -3, और राइट साइड में क्या दिया आपको 4 0 -3। तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया आपका, दोनों इक्वल आ रहे। सेकंड चेक कर लेते हैं, y प्लस 2z इक्वल टू डब्ल्यू दिया था, y की वैल्यू कितनी है 2 4 1, टेन 4 -5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिसको आप ऐड करोगे तो 2 प्लस 8 10 आ जाएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, फिर आएगा 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज -5, विच इज इक्वल टू क्या है 10 4 5। अब देखो यहाँ पे दोनों इसमें आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 क्या था, करेक्ट ऑप्शन। अब आप ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 इसी तरीके से चेक कर लेना, कहीं ना कहीं वहां पे आपका नॉट इक्वल आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, इफ t इज एन आइडेंपोटेंट लीनियर ऑपरेटर देन t इज डायगोनलाइजेबल एंड ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी आर। आपको t की आइगन वैल्यूज फाइंड करना था। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आइडेंपोटेंट मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमें पता है ए एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, लैम्बडा एक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ए एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, लैम्बडा एक्स। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम दोनों साइड अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इंटू लैम्बडा एक्स। इसको अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स। लैम्बडा को बाहर लिख रहे हैं, ए को अंदर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखे ए एक्स इक्वल टू क्या लिखे, लैम्बडा एक्स। तो जहाँ पे आपका ए एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्बडा एक्स। तो क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू लैम्बडा एक्स। इसको लैम्बडा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर आइडेंपोटेंट है, इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ए। तो क्या हो जाएगा ए एक्स
इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एक्स, और ए एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका लैम्बडा एक्स, तो लैम्बडा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे या राइट साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एक्स माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x तो कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आके राइट साइड भेजोगे तो 0 हो जाएगा, क्या आएंगे कॉमन, लैम्बडा कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी लैम्बडा की वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएंगी 0 एंड सेकेंड वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1, लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा इक्वल टू 1, इसलिए आपका ऑप्शन 1 क्या था करेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेसिड्यू का था, क्या बोल रहा है रेसिड्यू ऑफ cos z अपॉन z एट z इक्वल टू 0 इज, आपको रेसिड्यू फाइंड करना था एट z इक्वल टू 0। तो अगर आपको याद होगा रेसिड्यू थ्योरम में किस तरीके से किए थे, तो अगर आपको स्टूडेंट फाइंड करना है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, तो रेसिड्यू ऑफ 0 इक्वल टू होता है लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, रेसिड्यू ऑफ a कर देते हैं इसको 0 की जगह, तो रेसिड्यू ऑफ a इक्वल टू क्या होता है लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस a f ऑफ z। ठीक है, तो देखिए आपको z इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा रेसिड्यू ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी z टेंड्स टू a आएगा स्टूडेंट, z टेंड्स टू 0 z माइनस 0, क्योंकि a की जगह हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, इनटू f ऑफ z की जगह क्या आएगा cos z अपॉन z। अब देखिए z माइनस 0 इज नथिंग बट z, ये z क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपको z की जगह क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो रेसिड्यू ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा रेसिड्यू ऑफ 0 इक्वल टू cos z, तो z की जगह 0 पुट करना है, cos 0 कितना होता है आपका 1, तो इसलिए आपका रेसिड्यू ऑफ 0 कितना आएगा 1, आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सेट D टू बी अ सबसेट ऑफ A, मतलब आपको कंडीशन बताना है जिसमें आपका B जो रहेगा वो सबसेट रहेगा किसके A के। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे हम A ले रहे हैं, सपोज आपका सेट A जो है वो हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा A है, A क्या है आपका 1 2 3 4 5। अब अगर आपके B को सबसेट ऑफ A अगर रखना है तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, या तो B की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, या 2 3 4 हो सकती है, या 3 4 5 हो सकती है, या 2 3 4 5 हो सकती है, या 1 3 4 5 हो सकती है, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपके B की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो सपोज हम B की वैल्यू अज्यूम करते हैं, B की वैल्यू आती है 2 3 4, सपोज हमने क्या किया B की वैल्यू क्या ली है 2 3 4, तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज A यूनियन ऑफ B इक्वल टू क्या A, A यूनियन ऑफ B इक्वल टू क्या मिलेगा आपको A ही मिलेगा, क्योंकि आपका A और B में कॉमन क्या आपके 2 3 4 है, उसके अलावा कौन से एलिमेंट्स है 1 और 5 भी है, तो आपका A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो हमेशा आपको A यूनियन B इक्वल टू क्या मिलेंगे, यहाँ पे A ही मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ टू नंबर इज 4। सपोज हमने क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ टू नंबर इज 4, सपोज x माइनस फाइव इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 4, यहाँ क्या बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 4, तो हम क्या कर रहे हैं x माइनस फाइव इक्वल टू क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस टू फाइंड आउट द आंसर which of the information given in the statement P and Q are sufficient, मतलब आपको बताना था कि आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दिए आपको P and Q, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है या सिर्फ P की जरूरत पड़ रही है या सिर्फ Q की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P स्टेटमेंट क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 36। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है xy माइनस वाई एक्स इक्वल टू कितना आपका 36, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट इज 36।
ये आपका पी स्टेटमेंट बोल रहा है। क्यू क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज 12, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 12। तो देखो पहले आपको क्या दिया था, पहले हमने लिए थे x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिए थे 4, और क्यू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12। अगर स्टूडेंट आप ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको p जो स्टेटमेंट है उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली q स्टेटमेंट भी दिया रहता था, तो उससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8 और y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, तो देखिए हमने सिर्फ क्यू स्टेटमेंट जो था उसी के ऊपर से हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, ओनली क्यू इज सफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, हम देख चुके ऑलरेडी। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला के, आपको ये बताना है। अब देखिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है हाइपरबोला की, ये हम ऑलरेडी अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किए थे वहां पर देखे थे कंडीशन फॉर हाइपरबोला क्या रहता है उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए आपके 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हम बोलेंगे उसको क्या, हाइपरबोला बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ पे b की जगह आपको दिया 2h, a की जगह आपको दिया हुआ है a दिया हुआ है। a मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट, तो a की जगह आपको क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। और c की जगह क्या दिया स्टूडेंट आपको, c मतलब क्या होता है, वाई स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर के साथ में क्या दिया आपको, b दिया है, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो b स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू a है और c की वैल्यू b है, तो 4ab आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab, तो 4 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। ये कंडीशन रहेंगी आपकी किसकी, हाइपरबोला की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है e टू द पावर मॉड x का। अब हमें पता है e टू द पावर सॉरी मॉड x की कितनी वैल्यूज होती है, दो वैल्यू होती है। मॉड x की पहली वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है किसके लिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस होती है व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिमिट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा -1 टू 0 और सेकेंड लिमिट आ जाएगा आपका स्टूडेंट 0 टू 1, है ना। जब -1 से 0 अगर लिमिट है तो उस केस में आपकी मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -6, तो ये जाएगा e टू द पावर -x इंटू dx, और जब 0 से लेकर 1 रहेगी उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू dx। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है और आपको यहाँ पे लिमिट्स पुट करना है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस e टू द पावर x और लिमिट आएंगे 0 से लेके 1। अब जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। चलो कर देते हैं लिमिट पुट भी। पहले हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो जाएगा 1 अपॉन -1। फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है स्टूडेंट, क्या पुट करना है आपको, -1 किसकी जगह, x की जगह, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ -1 हो जाएगा e टू द पावर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -1 प्लस, अब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, तो 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस e, ये हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा 2e माइनस 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2e माइनस 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको उसको इंटीग्रेट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। या तो आपको रूट एक्स की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा, या तो 1 प्लस रूट एक्स की जगह आपको कुछ तो पुट करना पड़ेगा। अगर आप रूट एक्स की जगह पुट करोगे t,
तो आपको 1 प्लस रूट एक्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 1 प्लस रूट एक्स को पुट करेंगे क्या यहाँ पे t, और चेक करेंगे रूट एक्स आता है क्या। तो 1 प्लस रूट एक्स को हमने क्या पुट कर दिया t, इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 2 रूट एक्स इंटू डी टी डिवाइडेड बाय रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स के क्या पुट करना है आपको t पुट करना है। तो रूट एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1/t इंटू डी टी, और 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है log x, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू log t प्लस c, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 2 log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कहती है 1 प्लस रूट एक्स प्लस c। अब आपके ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका आंसर यह है। ठीक है, तो चेक करना, हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लिया। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, तो या तो कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल थे जो आपको इजीली क्वेश्चन देख के आंसर देना था, जो वर्ड फॉर्मेट में थे आपके, या तो कुछ क्वेश्चन जो थे हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में कवर कर चुके थे, इसलिए उसको हमने यहाँ पे कवर नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, शायद 2016 का देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।